चलो नेक्स्ट है जी। यानी यहाँ पर ये बात हो रही थी कि अगरचे ये सब चीज़ें हो रही थी 1923 तक की हमने बात की ना क्वांटम इफेक्ट की। कहते हैं कि 1923 तक ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई थी। ठीक है। फिर 1923 के बाद हेजनबर्ग और श्रोडिंजर वो बंदा था जिसने सबसे पहले थ्योरी दी। मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड किया, थीरीज दी अंडरलाइंग दीज आइडियाज, दीज न्यू आइडियाज। फिर 1925 में देयर एफर्ट्स पेड ऑफ। उन्होंने जो काम किया वो मतलब पेड ऑफ का मतलब ये कि वो कामयाब हो गए। दे स्किलफुली welded the various experimental finding as well as Bohr postulate into a refined theory। यहाँ पर जो है 1925 में पहली दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स का नाम लिया गया। ठीक है। तो इस पर काम करने वाले सबसे दो थियोरेटिकली काम करने वाले सबसे दो बड़े साइंटिस्ट कौन थे? हेजनबर्ग और श्रोडिंजर। In addition to providing an accurate reproduction of the existing experimental data, this theory turned out to possess an astonishingly reliable prediction power which enabled it to explore and unreveal many uncharted areas of microphysical world। कहते फिर जस्ट इसने ये नहीं कि एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ थे ना, एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट्स पहले हो चुके थे 1900 यानी प्लांक्स के दौर से लेकर कॉम्पटॉन के दौर तक जितने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुए थे, ठीक है, ना सिर्फ उनकी हिमायत की बल्कि नई चीज़ें भी प्रिडिक्ट की कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। This new theory had put an end to 25 years of patchwork, which was dominated by ideas of Planck and Bohr, and which later became known as the old quantum theory। ठीक है। यानी वो कहते हैं कि 1900 से लेकर 1925 तक का जो दौर है इसे कहते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी का दौर। ठीक है। उसके बाद एक फिर नई क्वांटम फार्मूलेशन स्टार्ट हुई 1925 के बाद। ठीक है। वो क्या थी? Historically, there were two independent formulation. Historically, there were two independent formulation of quantum mechanics. The first formulation called matrix mechanics, यानी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी बनाई गई। उसे और किसने बनाई थी? वाज डिवेल्ड बाय हेजनबर्ग इन 1925 टू डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हेजनबर्ग ने मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक थ्योरी बनाई। ठीक है। जिसे मैट्रिक्स फार्मूलेशन कहते हैं, मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ, फिर आगे उसके बाद इंस्पायर्ड बाय प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ वेव एंड बाय बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेजनबर्ग founded his theory on the notion that the only allowed value of energy exchange between microphysical system are those that are discrete and quanta। अच्छा, हेजनबर्ग की जो थ्योरी थी वो बेस करती थी दो बंदों के काम पे। पहला बंदा कौन था? प्लांक्स की क्वांटाई प्लांक्स था। ठीक है। दूसरा बंदा कौन था? बोहर, यानी बोहर का मॉडल। यानी हेजनबर्ग की जो थ्योरी थी वो इन दो बंदों के आइडिया से इंस्पायर हुई थी। यानी इन दो बंदों ने जो काम किया था उससे इंस्पायर होकर हेजनबर्ग ने एक थ्योरी दी थी। उसके बाद expressing dynamical quantities such as energy, position, momentum and angular momentum in the term of matrix। उसने क्या किया? इन सब चीज़ों को, एनर्जी को, पोजीशन को, मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। ही obtained an eigen value problem that describe the dynamics of माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। फिर उसने आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, ये अब आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई आइगन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, डायगोनलाइजेशन क्या होती है, हैमिल्टनियन मैट्रिक्स वगैरह की। ठीक है। यील्ड द एनर्जी स्पेक्ट्रम and the state vector of the system। Matrix mechanics was very useful in accounting for the discrete quanta of light emitted and absorbed by atom। मतलब मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो थी ना वो ज़्यादातर जो है एक्सप्लेन करती थी दो चीज़ों को। ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी को और एटम के स्ट्रक्चर को, और डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट को भी मतलब जो है वो उससे भी डील करती थी।